अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं तो इसमें कुछ भी चीज़ समझने वाली नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ बहुत सिंपल है। 3 to 4 पॉइंट्स ही आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कि डोमेस्टिक टेरिटरी ये चीज़ों को इंक्लूड करती है, और बिना इनके समझना आई डोंट थिंक सो इस समझ रहा हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे वी विल रीड अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, सो इट इज़ द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, बट इन इकोनॉमिक्स इट इज़ यूज्ड एज मच वाइडर कंसेप्ट, इसीलिए हम उसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। सो इट इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया। एडमिनिस्टर्ड विच मीन्स गवर्न, गवर्न को आप कह सकते हो कंट्रोल्ड भी, बाय द गवर्नमेंट, तो विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल विल सर्कुलेट फ्रीली। इसीलिए आप उसको डोमेस्टिक बोलो, इकोनॉमिक बोलो, ये सेम ही बात है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। सो यहाँ पे हमने एंड यूज किया है। एंड यूज करने का मतलब है कि ये कंडीशन और साथ में ये कंडीशन दोनों का पूरा होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हमने और यूज किया है, और हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए या ये हो जाए, बट एंड में दोनों का होना जरूरी होता है। सो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड, दोनों ही कौन करने चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ क्वेश्चन इज कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? सो अभी के लिए नॉर्मल रेजिडेंट को ऐसे समझो कि वो इंसान जो कि हमारे कंट्री में रहते हैं, जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, ये सब हमारे ही कंट्री में हो रहा है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। बट नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है, और डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट दोनों ही इंटरलिंक्ड होते हैं। बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, तो उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो देयर इज अ पैसेंजर प्लेन्स विच इज ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। ऑपरेट कौन कर रहा है? एयर इंडिया कर रहा है। और किस दो कंट्रीज के बीच कर रहा है? लेट सपोज कर लो इंग्लैंड है एक कंट्री और दूसरी कंट्री कनाडा है, तो इन दोनों के बीच प्लेन जा रहा है। जा किसका रहा है? एयर इंडिया का जा रहा है। प्लेन इंडिया का है तो इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही माना जाएगा। तो ये प्लेन, ये एयर इंडिया का प्लेन फॉरेन में कहीं पर पे भी जाए, हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक प्लेन है जो कि मालदीव्स एयरवे ऑपरेट करवा रहा है। कौन ऑपरेट करवा रहा है? मालदीव्स एयरवे। सो मालदीव्स का है, ओन्ड और ऑपरेट वो करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये किसी भी दो कंट्री में जाए। लेट सपोज कर लो ये जा रहा है जापान और इंडिया में, तो इन दो कंट्रीज में ये मूव कर रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ मालदीव्स। किसी भी कंट्री का कोई भी शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, वो जिस कंट्री ने ओन और ऑपरेट किया है उसको, लेट सपोज कर लो हमारे केस में उसको इंडिया ने किया था, और प्लेन किसका था? एयर इंडिया का था। तो ये प्लेन अब कहीं पर भी जाए, किसी भी कंट्री में ये घूमे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की ही कहलाएगी। सो लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, तो वो भी हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्वेश्चन है कि एम्बेसी क्या होती है, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं। सो देखते हैं। तो एम्बेसी क्या होती है? इट इज ऑफिशियल बिल्डिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, जिनको हम बोलते हैं डिप्लोमेट, एंड देयर हेड, जिनको हम बोलते हैं एम्बेसडर, हु रिप्रेजेंट देयर कंट्री, मतलब अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो दूसरे कंट्री में। विच मीन्स कि हर कंट्री का, लेट सपोज कर लो इंडिया में दूसरी कंट्री के क्या होंगे? एम्बेसीज होंगी। एंड इंडिया का हाई कमीशन है, इंडिया की एम्बेसी नहीं है। सो वी विल सी अभी कि हाई कमीशन और एम्बेसी में डिफरेंस क्या होता है। सो साइड में आप देख रहे हो कि इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इंडिया में किस किस कंट्री की एम्बेसीज है। एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये हमेशा कैपिटल में ही सिचुएटेड होती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पर आप ये देखोगे कि किसी किसी कंट्री की हाई कमीशन है, सभी की एम्बेसीज नहीं है, किसी किसी का हाई कमीशन है। तो किसी किसी का हाई कमीशन क्यों और किसी की एम्बेसी क्यों? सो अभी देखते हैं। तो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ इज Association of countries across the world and they are historically connected to the British Empire. So मतलब कि उन देशों का ग्रुप माना जाता था पहले जो कि कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। अभी दूसरी कंट्रीज भी, डजंट मैटर कि वो उसके गुलाम रहे थे या नहीं रहे थे, दूसरी कंट्रीज भी आकर के इसमें अपनी सदस्यता, मतलब मेंबरशिप यहाँ से ले सकती है। तो अभी ऐसा नहीं है। और ऐसा भी है कि जो कंट्रीज
ब्रिटिश के गुलाम थे वो, देयर आर फ्यू कंट्रीज जो कि इसका पार्ट नहीं है। तो टोटली अभी 54 कंट्रीज हैं। तो जो रेस्ट कंट्रीज है, मतलब जो कंट्रीज अब बच चुकी हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉमनवेल्थ। तो जितनी भी कंट्रीज कॉमनवेल्थ का पार्ट है एंड और इंडिया भी इसका पार्ट, तो जितनी भी कंट्रीज इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट है, इसके इस ग्रुप के अंदर है, उन सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरी कंट्री में, उनको हम बोलते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। और जो इनका ऑफिस होता है उसको हम बोलते हैं हाई कमीशन। और जो ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, उन सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरी कंट्री में, उनको हम बोलते हैं एम्बेसडर। मतलब जहां पर वो वर्क करेंगे, जहां पर रहेंगे, वो हो जाएगी एम्बेसी। तो यही रीजन है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कंट्रीज में लिखा हुआ है एम्बेसी और कुछ कंट्रीज में लिखा हुआ है हाई कमीशन। तो जनरली क्या होता है, चाहे वो एम्बेसी हो, बिकॉज मैंने आपको बता दिया एम्बेसी क्या होती है, और चाहे वो हाई कमीशन हो, कहाँ पर होते हैं, हमेशा कैपिटल में हो। सो आप देख रहे हो कि हमारी कंट्री में भी जो हमारी कैपिटल है वहीं पर ये सारे की सारी चीजें बनी हुई हैं। अगर दूसरी कंट्री की एम्बेसी या हाई कमीशन हमारी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इजराइल एम्बेसी थी अभी थोड़े महीने पहले, वहां पे बम धमाका हुआ है। सो इजराइल की एम्बेसी इजराइल की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएगी, ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। विच मीन्स कि वो जो हमारा इंडिया का मैप होता है उसमें से भी कुछ जगह हमारी नहीं है। एम्बेसी और हाई कमीशन दोनों की हो सकता है कि ब्रांचेस हों। अगर उनकी ब्रांचेस होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। तो जो एम्बेसी है वो तो हमारा मेन है, मतलब आप कह सकते हो ये हमारा प्राइमरी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री में। जबकि अगर ये अपनी ब्रांचेस होती हैं इसकी कॉन्सुलेट्स, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो एम्बेसीज तो हमारी कहाँ पर होती हैं, हमेशा कैपिटल में होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री को लग रहा है कि कोई बिग सिटीज है और वहां पर भी उनकी कंट्रीज के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर और अपने देश के लोगों के राइट रिजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पर अपना ऑफिस खोल देते हैं। तो वो जो ऑफिस खोलते हैं वो जनरली लार्ज सिटीज़ में होता है, जिसको हम कॉन्सुलेट्स कहते हैं। तो जिस कंट्री के पास एम्बेसी भी है और कॉन्सुलेट्स भी है, तो वहाँ पे कॉन्सुलेट्स ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, वर्क रिलेटेड टू वीज़ास हो गया, रिन्यूअल हो गया, रिप्लेस हो गया, इन सब चीज़ों को ये देखते हैं। फिर एम्बेसी क्या करती है, वो थोड़े मतलब कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करेगी, वो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड कैसा हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि वो ऐसे कुछ करेंगे जिससे कि उनके जो रिश्ते हैं उस कंट्री से वो और बेहतर हों। लेकिन उस कंट्री का क्या जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी है, या फिर लेट्स सपोज कर लो हाई कमीशन है ओनली, तो वो क्या करते हैं, तो एम्बेसी की एक आर्म, मतलब कि एम्बेसी के पास कॉन्सुलर सेक्शन भी होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जितने भी हैं वो उसमें भी डील करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंट्री जैसे कि इंडिया है और वो कहीं और पर किसी और कंट्री में है, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके वहाँ पर सिर्फ एम्बेसी है, कोई कॉन्सुलेट्स नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पर सारा वर्क रिलेटेड कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, लेट सपोज कर लो अमेरिका में है, तो अमेरिका में जो हमारे देश के लोग हैं उनके राइट्स के लिए जो उनके राइट्स को देखेगा, प्रिजर्व करेगा, जो कि हमारे दो कंट्रीज के रिलेशन और अच्छे हो, उसके बीच ट्रेड हो अच्छे से, तो वो सब फिर सारे के सारे वर्क फिर वहाँ पे एम्बेसी ही करेगी, फिर वहाँ पे कॉन्सुलेट्स नहीं होते हैं। सो एज दिस पॉइंट मेंशन एम्बेसीज, तो हमें पता चल गया एम्बेसीज क्या होती है। इंडिया की हाई कमीशन, बिकॉज इंडिया की एम्बेसी नहीं है, इंडिया का हाई कमीशन कहाँ पर होगा, ऑल दो सारी कंट्रीज में होगा, मतलब मोस्टली कंट्रीज में होता ही होता है। कॉन्सुलेट अगर हमारा किसी कंट्री में ब्रांच भी है, अब्रॉड में है, वो सब होगा, तो हमारी कंट्री का है लेकिन अब्रॉड में है, तो वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। सेम अगर फॉरेन कंट्री का है और हमारी कंट्री में, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री का, लेट सपोज कर लो यूएसए का है और वो इंडिया में है, तो वो उसका पार्ट कहलाएगा, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर इंक्लूड नहीं होगा। नाउ कम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए रोका था, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू ऐड, एक्चुअली इट इज फोर्थ पॉइंट, बट यहाँ पे जो चीजें मेंशन की हुई है वो है इंटरनेशनल वाटर्स और एक बताया गया है टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए, इसको हम अभी देखेंगे। नाउ फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज फिशिंग वेसल्स। सो वेसल क्या होता है, वेसल इज अ लार्ज बोट या फिर आप शिप कह लो। सो फिशिंग वेसल्स इज वेरी लार्ज बोट विच इज यूज्ड टू कैच
फिशेस, देन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। सो रिग्स क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स होती है जो कि अर्थ से जितने भी जैसे कि गैसेस हो गई, ऑयल हो गया, पेट्रोल वगैरह ये सब निकालती हैं। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म एज द वर्ड सजेस्ट, जो कि फ्लोट करते रहते हैं, विच इज ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे ही कंट्री के रेजिडेंट उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट। इन द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स में वो देखेंगे हम क्या होता है, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। द फोर्थ पॉइंट इज टेरिटरी लाइन। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, एरिया लाइन विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री, मतलब कि वो एरिया जो कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आ रहा है, इसमें से आप वो हटा दो जो कि एम्बेसी वाला पार्ट है, क्योंकि एम्बेसी दूसरी कंट्री की हम नहीं मानेंगे अपने में। फिर टेरिटोरियल वाटर की ये बात करते हैं हम, अभी इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं तो इसमें कुछ भी चीज़ समझने वाली नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ बहुत सिंपल है। 3 to 4 पॉइंट्स ही आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कि डोमेस्टिक टेरिटरी ये चीज़ों को इंक्लूड करती है, और बिना इनके समझना आई डोंट थिंक सो इस समझ रहा हूँ। सो देयर इज़ अ UN क्लॉज जो कि 1982 में बना। तो बेसिकली हो क्या रहा था, लॉ ऑफ सी, कि सी का कितना पार्ट हमारा होना चाहिए। तो फाइनली एक UN क्लॉज आया विच इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। 1982 में इसका एक अच्छा खासा बताया गया। सो दिस इज द डायग्राम आई एम हैविंग, एंड मैंने ये इस वाली वेबसाइट से लिया है, सो आई एम गिविंग फुल क्रेडिट टू द वेबसाइट। ये आपकी लैंड है और ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन क्या होती है, लो वाटर लाइन इंडिया का, तो वो नीचे से ऐसे सा है, राइट, ऐसे वी शेप में बना हुआ है। तो वो स्ट्रेट लाइन हम वहाँ से कैसे खींचेंगे, तो जो लाइन, मतलब हम ऐसे लाइन खींचेंगे वहाँ से सो दैट हम इजीली डिस्टेंस कवर कर पाएँ। लेकिन जब हम ऐसी लाइन खींचते हैं तो होता क्या है कि कुछ पानी का हिस्सा अंदर आ जाता है, मतलब कि कुछ जब हम लाइन खींचते हैं तो हम, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल यहाँ से लाइन खींची हुई है, मतलब कि वाटर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे इतना हिस्सा आ चुका है अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, एक बेस लाइन हम बनाते हैं विच इज लो वाटर लाइन, हमने वो बनाई। अब जितना हिस्सा पानी का अंदर आ गया है, मतलब कि जितना एरिया वाटर का अंदर आ चुका है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल वाटर्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया आया है और एक ये वाला आया है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल वाटर्स। ये हमारी पूरी लैंड है और ये हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन लो वाटर लाइन, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो UN क्लॉज के अकॉर्डिंग कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, 12 नॉटिकल माइल्स, तो एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो जब हम वाटर को नापते हैं तो हमेशा नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया, मतलब यहाँ से बेस लाइन से देखूंगी तो मतलब इतना एरिया मेरा क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल सी कहलाएगा। और ये सारे डिस्टेंस मुझे बेस लाइन से ही नापने हैं। मैं अब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कंटिगियस जोन नापना है तो मैं यहाँ से नापूंगी, नहीं, ये सब यहाँ ही से नापेंगे। ये UN क्लॉज ने बताया है हमको, और हम बिकॉज हमने भी उसको साइन किया है, वी आर सिग्नेटरी ऑफ दैट, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगेन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंटिगियस जोन आ जाता है। तो टेरिटोरियल सी में हमारे राइट्स अलग हैं, कंटिगियस जोन में हमारे राइट्स अलग हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारे राइट अलग हैं। तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जो राइट होते हैं वो कम कम होते जाते हैं। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, बिकॉज इतना एरिया तो टेरिटोरियल सी है, तो इतना एरिया हमारा कंटिगियस जोन का आ गया। तो यहाँ से तो 12 नॉटिकल माइल्स ही है, बट नापेंगे कहाँ से, हमेशा स्टार्टिंग से, मतलब बेस लाइन से नापेंगे। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंटिगियस जोन भी इंक्लूड हो जाता है। अब आप ऐसे बोलोगे इंक्लूड तो होने को ये भी हो जाता है, बट नहीं, नापेंगे देखो सारी चीज हम बेस लाइन से ही। मैं अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाप रही हूँ ना, तो वो भी मैं यहीं से नापूंगी। सो UN क्लॉज ने बोला कि जो भी कोस्टल स्टेट्स होती हैं, लैंड टेरिटरी से ज्यादा, मतलब ये जो लैंड है इससे ज्यादा उनका एरिया होता है, जो कि ये है टेरिटोरियल सी। और जितना वाटर अंदर रह गया, मतलब बेस लाइन से जितनी वाटर अंदर रह गया, वो हो जाएगा इंटरनल वाटर। जो टेरिटोरियल सी होता है ना, जो ये वाला एरिया होता है, इसमें हमारा फुल राइट होता है। और इसमें अगर दूसरे कंट्रीज की सबमरीन्स आ रही है या फिर अंडर वाटर व्हीकल्स आता है, तो वो यहाँ से नेविगेट तो कर सकते हैं, मतलब कि जा सकते हैं, लेकिन वो ऊपर रहेंगे, मतलब सरफेस पे रहेंगे। सरफेस सतह जिसको आप बोलते हो अपर मोस्ट लेयर,
और उनको अपना फ्लैग दिखाना भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमको ये राइट मिल जाता है, बिकॉज टेरिटोरियल सी ये हमारा है, तो यहाँ पे हमको ये राइट मिल जाता है कि हम हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं इन कन्फर्मिटी विद प्रोविजंस। प्रोविजंस होते हैं रिटर्न टर्म और कंडीशन ऑफ दिस कन्वेंशन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लॉज बना दिए, जो मतलब जो हमने लॉज बनाए हैं वो इस यूएन क्लॉज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए, और हमको ये पब्लिश करवाने पड़ेंगे। हम यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं किससे रिगार्ड, नेविगेशन के रिगार्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ केबल एंड पाइपलाइंस के रिगार्डिंग, मरीन साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, और हमको ये सारे लॉस पब्लिश करने पड़ेंगे। कोई भी दूसरी कंट्री हमारे इंटरनल वाटर्स वगैरह में नहीं घुस सकती है। कंटिगियस जोन में क्या होता है, हमने पढ़ ही लिया है, 24 नॉटिकल माइल्स तक का होता है। यहाँ पे हम जैसे वायलेशन हो गया ट्रेड का या फिर सैनिटरी लॉज और रेगुलेशंस हो गई हमारे टेरिटोरियल सी में, ये सब हम देखते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, हमारे पास राइट होता है एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, कंजर्व करेंगे और मैनेज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, सब हम करेंगे। एनर्जी का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कैसे, विंड से, वाटर से कर सकते हैं। मरीन रिसर्च कर सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हैं। और दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज हैं, वह उनको यहाँ पे राइट होता है नेविगेशन का, ओवरफ्लाइट का, सबमरीन केबल्स को ले करने का, पाइपलाइंस को ले करने का, वो ही कर सकती हैं। और अगर कोई कंट्री, जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत वैराइटीज़ की फ़िश मिल रही है, लेट सपोज कर लो, वहाँ पर आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को, तो हम अदर कंट्रीज़ को ये अलाउ कर सकते हैं कि वो हमारे पास आए, उनको वो सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब कि हमारा राइट यहाँ पे रहता है पर कम कम होता जाता है, ठीक है। सो अगर स्टेट्स चाहें, मतलब कि अगर हम चाहें, इंडिया चाहे, तो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरी कंट्री को ये अपना देने से पहले, एरिया देने से पहले, कि वो किस टाइप की फिशेस को पकड़ सकते हैं और किस टाइप की फिशेस को नहीं पकड़ सकते हैं, कितनी बड़ी पकड़ सकते हैं, कितनी छोटी पकड़ सकते हैं, तो सब चीज़ हमारा उतना राइट यहाँ पे चलता है। अब हाई सीज में क्या होता है, ये सभी के लिए ओपन होती हैं, सारी कंट्रीज के लिए ये ओपन होते हैं। यहाँ पे आपको नेविगेशन, मतलब कि इधर उधर जाने का फ्रीडम होता है। ओवरफ्लाइट, आप ऊपर से जा सकते हैं यहाँ से, आप अपने सबमरीन केबल्स और पाइपलाइंस भी कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ऑफकोर्स ये हाई सीज है, ये किसी एक पर्टिकुलर नेशन के लिए नहीं है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम कोरा, और उन्होंने ये यहाँ पे सोर्स मेंशन किया हुआ है, जहाँ से मे बी उन्होंने देखा होगा, लिया होगा। तो दिस इज यूएन क्लॉज मैरीटाइम एंड एयर स्पेस जोन्स। तो उन्होंने बताया है, सपोज करो दिस इज योर बेस लाइन। सो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया इस टेरिटोरियल सी, और उसके ऊपर का जो इस एयर स्पेस है वो भी हमारा ही होगा। मतलब अगर हमारी कंट्री का टेरिटोरियल सी है तो उसके ऊपर का एयर स्पेस पर भी हमारा ही राइट है। फिर यहाँ से, मतलब ये जो 24 नॉटिकल माइल्स इन्होंने बोला है ना, ये बेस लाइन से बोल रहे हैं, ठीक है। सो 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कंटिग्यूअस जोन। ऊपर का जो एयर स्पेस है वो हमारा नहीं आता है, वो इंटरनेशनल हो चुका है। Then comes the exclusive economic zone, which is 200 nautical miles, which is covering this contiguous zone. But again हम इसको नापेंगे कहाँ से, from the baseline से नापेंगे, और इसके बाद का एरिया आ जाता है high seas. The question is, हमको तो पढ़ना था about international waters क्या होते हैं और टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, और हम यहाँ पे पढ़ने लग गए टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, विच वी वांट टू स्टडी बिकॉज दे आर यूज्ड इन आवर डेफिनेशन। अगर आप उनका डॉक्यूमेंट जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप उनको देखोगे तो उन्होंने कहीं पर नहीं मेंशन किया हुआ है अबाउट इंटरनेशनल वाटर्स और टेरिटोरियल वाटर्स, बट देर आर फ्यू वेबसाइट्स, उनके बेसिस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, सो विकीपीडिया ने ये बोला दैट इंटरनेशनल वाटर इज एन इनफॉर्मल टर्म, बिकॉज ये कहीं पर पे भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट में यूज नहीं किया हुआ है, तो ये इनफॉर्मल टर्म होगी। सो इंटरनेशनल वाटर इज एन इनफॉर्मल टर्म फॉर द हाई सीज, और हाई सीज आर एरिया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन द टेरिटोरियल सी और इन द इंटरनल वाटर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये वो वाला एरिया होता है। तो मतलब कि आप कह लो कि इट इज द एरिया, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होता है वो हाई सीज होता है। सो एक इमेज आप देख रहे होगे साइड में, विकीपीडिया से ही ली है, करके आपको पता चल गया होगा, ओ यस, कि ये जो हमारा हाई सीज होता है यही हमारा इंटरनेशनल वाटर्स होता है। इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं, विच इज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स। बट नाउ लेट्स सी दिस ट्विस्ट, इज एन एरिया, वो एरिया विच इज बियॉन्ड टेरिटोरियल सी, जो कि टेरिटोरियल सी के बाद का एरिया है। सो इट कैन क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, कि इमेज में भी उन्होंने बोला कि आउटसाइड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है, यहाँ पे बोल रहे हैं बियॉन्ड टेरिटोरियल सी का एरिया है, तो मतलब कि एरिया है क्या,
12 नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया इंटरनेशनल वाटर है या फिर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का एरिया इंटरनेशनल वाटर्स है? क्या है कि कन्वेंशन आया हाई सीज के ऊपर कब आया? 1958 में आया। इसके अकॉर्डिंग हाई सीज, तो इन्होंने बोला था हाई सीज वो एरिया है विच इज बियॉन्ड टेरिटोरियल सी और इंटरनल वाटर्स, और उस वक्त टेरिटोरियल सी भी आई थिंक 3 नॉटिकल माइल्स था एज फार एज आई रिमेम्बर, और इट इज आई थिंक 6। आई थिंक पहले 3 था, फिर बाद में 6 हुआ एंड फिर बाद में 12 ही हो गया था। सो विकिपीडिया हैज शेयर दिस इमेज ऑल्सो, लिंक पर जाओगे तो आपको नीचे मिल जाएगी। ये लैंड है, ये इंटरनल वाटर्स है। तो पहले हम ऐसे देख रहे थे पिक्चर को, अब हम ऐसे देख रहे हैं, जस्ट इतना डिफरेंस है। बेस लाइन, लो वाटर मार्क, ये आपके इंटरनल वाटर, यहाँ पे उन्होंने बता दिया 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी। नापेंगे हमेशा बेस लाइन से, तो मतलब कि 24 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया कंटिगियस जोन हो गया, पर यहाँ से तो 12 नॉटिकल माइल्स ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक है विच इज 200 नॉटिकल माइल्स, राइट। बट यहाँ पर उन्होंने बोला इंटरनेशनल वाटर्स इज आउटसाइड टेरिटोरियल सी। सो कन्वेंशन जो 1958 में आया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया हाई सीज उन्होंने क्या बोला कि टेरिटोरियल सी और जो इंटरनल वाटर्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो यूएन क्लॉज आया जो कि 1982 में आया, उसने ये जो कन्वेंशन ऑन द हाई सीज था इसको अपना बेस रखा और फिर न्यू लॉज बनाए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बनाया। सो मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ द फ्री सीज, ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल वाटर्स ही होते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स तक के बाद का ये एरिया होता है। दैट इज माई कंक्लूजन। अगेन द विकिपीडिया इज सेइंग, और विकिपीडिया ने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नीड्स साइटेशंस और वेरिफिकेशंस, तो उसका ध्यान भी रखना। सो टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इट इंक्लूड्स योर इंटरनल वाटर्स, मतलब बेस लाइन के अंदर जितना पानी रह जाता है वो वाला वाटर्स। साथ ही में इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल सी, तो टेरिटोरियल सी को भी इंक्लूड करता है, कंटिगियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब उन्होंने नीचे क्या बोला है कि दिस पर्टिकुलर टर्म इन अ नैरोअर सेंस, मतलब ये जो टेरिटोरियल वाटर है इसको कभी कभी हम छोटे सेंस में टेरिटोरियल सी भी बोल देते हैं। मतलब टेरिटोरियल वाटर इज अ वाइडर कंसेप्ट whereas territorial sea is a narrow concept. So there are other websites and they are also saying कि जो international waters होता है area not water, area beyond territorial water. So my conclusion is saying that international water is an area which is beyond 200 nautical miles. मतलब high seas जो है वो 200 nautical miles से बाद में शुरू होते हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा इसी के बाद से शुरू होगा। दैट इज व्हाट माय कंक्लूजन। सो एज वी सी हियर दैट इट इज ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स, वहाँ पे वो कर सकते हैं, बट उनके पास राइट होना चाहिए। जैसे कि हाई सीज में भी बताया था आपके पास राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हो, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा टेरिटरी लाइन विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर और इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर। सो वी हैव थॉरोली रेड कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। नाउ लेट्स सी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है। सो फर्स्ट इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। सेकेंड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO हो गया, WTO हो गया, WHO की ब्रांच है इंडिया में विच इज इन दिल्ली, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं कहलाएंगे, वो इंटरनेशनल टेरिटरी के पार्ट कहलाएंगे, इंटरनेशनल एरिया के पार्ट कहलाएंगे।